नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के महजरी और गैर मुल्की अदीबों का तारुफी सिलसिला के तहत आज हम फिर हाजिर हैं। आपकी मुलाकात आज हम मॉरिशस में मुकीम उर्दू के अदीब, तख्लीक़कार, मुदर्रिस जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब से कराने जा रहे हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि बहरे हिंद में वाक़े जज़ीरा मॉरिशस एक छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ की पुरफ़िज़ा वादियों और दिलकश मनाज़िर के सबब इसे जन्नत निशान मुल्क कहा जाता है। हम इस मुल्क को छोटा हिंदुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी के बड़े हिस्से का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ये एक तवील तारीख है कि किस तरह हिंदुस्तान से लोग वहाँ जाकर आबाद हुए। मॉरिशस में आबाद अक्सर मुसलमान उर्दू को अपनी दूसरी सरकारी ज़बान समझकर पढ़ते हैं, इसलिए मॉरिशस में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। मॉरिशस की ये खूबी हमारे लिए बाइसे कशिश है। लेकिन ज़रा इससे पहले कि मैं ईदन साहब का तारुफ कराऊं, मैं ज़रा मॉरिशस के हवाले से अपने नाजरीन को कुछ बताता चलूं कि मॉरिशस के बारे में किसी मगरबी सयाह ने लिखा था कि खुदा ने पहले मॉरिशस बनाया, फिर उसी के तर्ज पर जन्नत बनाई। इस बात पर मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन मॉरिशस देखकर जरूर यह लगता है कि जब रूए जमीन का ये सरसब्ज जजीरा इतना खूबसूरत है तो जन्नत कैसी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मॉरिशस का छोटा जजीरा अपनी खूबसूरती में बेनजीर है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी कशिश है, वो है यहाँ की उर्दू आबादी और यहाँ उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व तशहीर। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब से। जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बस दुआएं हैं आपकी, और आप सुनाइए, सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि इनायत हुसैन ईदन साहब उर्दू के उस्ताद रह चुके हैं। सदर शोबा उर्दू महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में आप रह चुके हैं। आप एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। आप मॉरिशस में पैदा हुए, वहीं आपकी परवरिश व पर्दाख्त हुई। आपकी तालीम अलीगढ़ में हुई और इसके बाद अलीगढ़ से वापसी जब होती है तो मॉरिशस में उर्दू अदब की तरवीज का एक नया सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको ये बताऊं कि मॉरिशस में उर्दू तालीम व तदरीस के अलावा वहाँ उर्दू तहजीब को आगे बढ़ाने में ईदन साहब के कारनामे हरूफ ज़र्री से लिखे जाने के मुस्तहक हैं। मॉरिशस के बेशतर स्कूलों में उर्दू इब्तदाई सतह से पढ़ाई जाती है। एमए तक की तालीम का वहाँ नज़्म है। तो बजाय इसके कि मैं आपको मॉरिशस में उर्दू और मॉरिशस के हवाले से मज़ीद कुछ बताऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब आज तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे ही हम जानना चाहेंगे, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मॉरिशस की जो ज़बान है, क्रियोली बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें भी बोली जाती हैं। आप उर्दू की तरफ कैसे मायल हुए, ये आप बताएं। फिर उसके बाद आपसे आपकी ज़िंदगी के अहवाल और उर्दू के अहवाल पर गुफ्तगू होगी। देखिए, हम लोगों ने उर्दू की मतलब तरक्की के सिलसिले में जो कुछ आपने बताया वो हमारी अदना सी कोशिश रही है। और रही बात कि उर्दू से मेरी दिलचस्पी कैसे हुई, वो तो यूं है कि उसको यूं समझ लीजिएगा कि हमने मतलब यहाँ के मुसलमानों ने एक ज़माना था कि उसको अपनी मादरी ज़ुबान समझ लिया था। और बहुत दिलचस्प बात ये है कि एक 1962 में सेंसस हुआ था और उसमें जी मरदमशुमारी, और उसमें मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि भाई
इस मरदमशुमारी के फॉर्म मैं ही खुद भर दूं, तो जी ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भर दिया मैंने। जी जी लेकिन जब एक खाना आया वहां पर के जुबान के सिलसिले में कि जी जी हमारी कौन सी जुबान है, तो जी मैंने वालिद साहब से पूछा कि हम कौन सी जुबान लिखें इसमें। तो हाँ, वालिद साहब ने कहा कि भाई हमारी जुबान तो उर्दू है। जी और उस इससे मुझे लगा कि भाई अगर वालिद साहब कह रहे हैं कि हमारी जुबान उर्दू है, तो अच्छा। अब उर्दू तो हमें सीखना चाहिए ही वैसे। और चूंकि क्या हमारी आप मातृ इसको उर्दू बोल लेते थे, समझ लेते थे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग उर्दू नहीं बोल पाते थे। समझ जी तो लेते थे थोड़ी बहुत, लेकिन बोलना जरा मुश्किल था हमारे लिए। और जी मेरे लिए ये एक मसला रहा जी कि सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान देने के लिए जी मेरे पास मतलब साइंस सब्जेक्ट तो खैर मैंने छोड़ दिया था, मेरे जी पास सब्जेक्ट्स थे नहीं। और जी 6 सब्जेक्ट्स लेना पड़ता है उसमें, जी तो मैंने बाइबल नॉलेज ले लिया। जी बाइबल नॉलेज इसमें मतलब मतलब ईसाइयत की बात होगी उसमें, ये सब कुछ। और जी लेकिन मेरे 2-3 दोस्त थे जिन जी लोगों ने हिंदी ले ली थी, तो जी उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई बाइबल नॉलेज ले रहे हो ठीक है, एक 7वां सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो कि जी उर्दू है, तुम तो जी उर्दू ये शायद पढ़ पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि भाई पढ़ना तो मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मदरसों में हमने थोड़ी बहुत उर्दू उर्दू पढ़ी थी, अलीफ बे ते से तो जानते हैं। तो उन लोगों ने जी कहा कि आसान आसान रहेगा, तुम इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ले लो और जी तुम फिल्मी गाने सुनते हाँ, रहो, फिल्में अच्छा देखते रहो, और इससे अच्छा। तुम्हें उर्दू आ जाएगी। जी तो क्या ये मैं आप देखिए, अब कई सवाल यहाँ से पैदा हुए। जी जी आप जिस वक्त जिस जमाने का जिक्र कर रहे हैं, उस जी। जमाने में यानी उर्दू अभी चूंकि मॉरिशस आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त, नहीं, आज़ाद नहीं हुई थी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, और मरदमशुमारी के जरिए आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उर्दू जबान को जी, दर्ज कराया जाए ताकि आपकी उर्दू जबान को एक शनाख्त मिले। जी, तो आप बिल्कुल में से सही है। अक्सर लोग समझते थे। तो ये बताएं, घरों में कौन सी जबान बोली जाती थी? मुसलमानों के दरमियान कौन सी जबान बोली जाती अच्छा, एक तो ये बात रही है कि यहाँ पर भोजपुरी भी लोग बोलते थे एक ज़माने में, थी? जी और रफ्ता-रफ्ता इसका रवाज कुछ कम हो गया, लेकिन मेरी वालिदा, मेरे वालिदैन सब लोग जी भोजपुरी बोलते थे। अच्छा और मेरी वालिदा उर्दू पढ़ सकती थी, चूँकि जी उनके मदरसे में उर्दू पढ़ाई गई थी उनको, जी जी लेकिन बोलने के सिलसिले में ज़रा मुश्किल पड़ता था हमें, क्योंकि अच्छा आदत नहीं थी बोलने के लिए। जी हाँ, हाँ फिर ये रहा कि वालिदा सिर्फ़ हाँ मज़हबी किताबें पढ़ सकती थी थोड़ी बहुत, लेकिन जी जी इतनी रवानी के साथ अच्छा नहीं, बस। अच्छा अच्छा। जी, तो क्या जी। वो कुरान पाक और मजहबी तालीमात ये सब चीजें, नमाज वगैरह होती थी? क्या होता था? जी हाँ, जी हाँ, हम लोगों को प्राइमरी स्कूल तो अच्छा, मैं जाना आपको पड़ता था। माफ़ी चाहता हूँ, आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जी, मैं जी, नाज़रीन जो मेरे सवालात को सुन रहे हैं, मुमकिन है वहाँ के बैकग्राउंड से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी वाक़फ़ियत के लिए मैं ये अर्ज़ जी, करना चाहूँ कि जी, जज़ीरा मॉरिशस में हिंदुस्तान से मज़दूरों को ले जाया गया ये कह कर के कि अगर आप चाहते हो कि मालो-दौलत से निहाल हो जाओ, तो हमारे जी, साथ मॉरिशस चलो, वहाँ एक पत्थर अगर उल्टोगे तो उस हर पत्थर के नीचे सोना मिलेगा। तो मेरे सोना ख़्याल मिले। से ये एक ऐसी लालच थी जिसकी वजह से यहाँ से मज़दूरों का बड़ा तबका, वो बंगाल से, यूपी से, बिहार से, ये 3 जी, सूबे हैं जहाँ से बड़ी तादाद में लोग गए और जाने वाले लोग बेशतर मुसलमान थे। उन्हीं के हवाले से मैं जी, बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ईदन साहब से ये सवाल किया था। जी, हाँ, तो फिर ये है कि हम प्राइमरी स्कूल में तो ख़ैर अंग्रेज़ी, फ्रेंच और मतलब अरिथमेटिक वग़ैरह ये सब कुछ पढ़ते थे। जी, लेकिन जब मैं चौथी जमात में था, तो उर्दू पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। और अच्छा, वो मेरे ख़्याल से हफ़्ते में 2 या 3 दिन के लिए एक उस्ताद आते थे वो पढ़ाने के लिए। तो जी, जी, यहाँ से ये मैं आपको 55 की बात कर रहा हूँ, 1955 की बात है। तो उस जी, जी। ज़माने में उर्दू की पढ़ाई शुरू हो गई थी, और हुँ, जहाँ तक मुझे मालूम है सिर्फ़ 4 ही असातिज़ा लिए गए थे, अच्छा, पूरे ये जज़ीरे पूरे में। मॉरिशस में सिर्फ़ 4 उर्दू के असातिज़ा थे और वो जी, भी जी। इब्तदाई सतह पे तालीम के लिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इब्तिदाई के लिए। लेकिन जी, हम लोग मदरसे में मतलब शाम के वक़्त 1 जी, घंटे के लिए मदरसे में जाते थे, जहाँ पर हाँ, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाता था। और अच्छा, मतलब जिस तरह से थोड़ी बहुत उर्दू वहाँ भी वक़्त मिलता तो लोग मतलब उस्ताद पढ़ा देते थे, जी, लेकिन जी, एक ज़ुबान की हैसियत से नहीं थी। बस अच्छा, एक
छोटी-मोटी किताबें जो मिलती थी वो यानी पढ़ाते हाँ, थे। जी। तहज़ीब तो वो छोटी-मोटी किताबें कौन-सी थी? ये बताइए? बस ये आप यूँ समझ लीजिएगा मुझे जहाँ तक मुझे या वो याद है। गुलाबनामा, अकबरनामा ये सब तो नहीं थी? नहीं, 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 नहीं। कौन-सी जहाँ तक किताब? मुझे याद है बाज़ मदरसों में तो तालीमनामा एक किताब थी, लोग अच्छा, पढ़ाते थे। लेकिन हमारे यहाँ हमारे उस्ताद रसूल करीम की एक ज़िंदगी बहुत हुँ, इख्तिसार के साथ था, बहुत जी, आसान ज़ुबान में जी, थी ये सब। जी। तो इसको हम लोग पढ़ते थे ताकि रसूल करीम की ज़िंदगी के बारे में मालूम हो जाए। ये किताब हिंदुस्तान से छप कर आती थी। जी हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। तो ये बताएँ लेकिन कि जी, लेकिन ये जी, हुआ जी, ये लेकिन ये हुआ कि जब हम लोग सेकेंडरी स्कूल में गए, तो जी, रफ्ता-रफ्ता उर्दू पढ़ना बंद हो गया, ये सब कुछ हो गया। हुँ, और जब 5 साल के बाद या हुँ, 4 साल के बाद जब हुँ, इम्तिहान देने देने को हुआ, हुँ, तो फिर हुँ, जब दोस्तों ने कहा कि भई तुम उर्दू ले लो, तो अच्छा, फिर मैंने सोचा भई हम उर्दू ले सकते हैं, क्यों नहीं? कुछ थोड़ी बिल्कुल, बहुत तो अलीफ बे ते से तो आती है। लेकिन फिर भी मतलब जिस तरह से मैंने कहा कि दोस्तों ने मशवरा दिया कि भई तुम फ़िल्मी गाने सुनते रहो, और हुँ, इत्तेफ़ाक से हमारे घर पर रेडियो था वैसे उस ज़माने में, हाँ, हाँ। तो फिर मतलब हम गाने यानी सुनते रहे। उस वक़्त भी हिंदुस्तान के फ़िल्मी नग़्मे मॉरिशस में जी। मक़बूल थे। उसकी वजह ये रही होगी शायद कि जाने वाले ज़्यादातर हिंदुस्तानी थे, तो जी, जी। वो ज़ाहिर है अपनी तहज़ीब को कहीं न कहीं ढूँढते होंगे, चाहे नग़्मों में या फ़िल्मों में। तो क्या हाँ, फ़िल्में भी बिल्कुल। दिखाई जी, माफ़ फ़िल्म कीजिएगा। फ़िल्में भी मौजूद थी क्या? फ़िल्मों के हाँ, देखने जी का हाँ, फ़िल्में जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जो फ़िल्में बॉम्बे में चलती थी, हिंदुस्तानी फ़िल्में, तो वो यहाँ पर भी बहुत चलती थी। बहुत ही मतलब मशहूर हुआ करते थे, और दिलीप कुमार, तो राज कपूर और इस तरह से मतलब इनके फैन्स काफ़ी थे चारों तरफ। जी हाँ। और अच्छा फिर गाने हुँ, भी होते थे, तो गाने लोग गाते भी थे और उससे महज़ूज़ होते थे। जी हाँ। जी। जैसा कि हम लोगों ने तारीखों में पढ़ा है कि जब मॉरिशस में जो यहाँ से जाने वाले मज़दूर थे, वो बहुत ही सख्त ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, क़ैद-ओ-बंद में थे, बहुत तरह की आज़ादियाँ उन्हें मुयस्सर नहीं थीं। तो ऐसे में मैं जिस तरह के आपने ज़िक्र किया, उन्होंने अपनी तहज़ीब को बचाने के लिए, अपनी तहज़ीबी शनाख्त को ज़िंदा रखने के लिए किस तरह के इक़दामात किए? एक सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल वही रहेगा कि आप इब्तिदाई तालीम से कैसे सानवी तक पहुँचे और सानवी से आला तालीम तक कैसे पहुँचे? जी। अच्छा, आपका पहला जो सवाल है वो तो ये कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर मिलाद का प्रोग्राम होता था। जी, जी। लोग मौलूद पढ़ते थे तो उर्दू ही में पढ़ते थे। हाँ, तो जो मज़दूर यहाँ से गए थे उनमें से कुछ लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। जी, उन जी। लोगों ने जब उनको मौका मिला कि एक हुँ, अपनी ज़मीन खरीदने के लिए, और जी। फिर ये मेरा जो नॉवेल है वो पूरा इसी पर है कि हाँ, वो किस तरह आप से। उस पे मैं गुफ्तगू करूँगा अपनी सभी। तो ये बताएँ कि आपने ये बताया कि उस ज़माने में सिर्फ़ 4 असातिज़ा थे जो इब्तिदाई उर्दू तालीम के लिए थे। तो जी, इसका जी। मतलब सानवी तालीम का नज़्म नहीं था उस वक़्त तक। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ। आपने ग्रेजुएशन तो कहाँ से किया आपने ग्रेजुएशन? वहाँ मॉरिशस से किया या अलीगढ़ आने के बाद किया? अच्छा, हुआ ये कि जब मैंने मतलब स्कूल सर्टिफ़िकेट पास कर लिया, तो जी, फिर ए लेवल किया मतलब लंदन का, और वहाँ वहाँ से फिर मैंने वहाँ पर फिर मुझे मतलब 1-2 साल तक एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। अच्छा, और फिर बाद में मैंने देखा कि हिंदुस्तानी तहज़ीब की का काफ़ी चर्चा हो रहा है। अच्छा। मिसाल जी, के तौर पर वो मेरे ख़्याल से सन 60 में हुँ। टैगोर की सदी मनाई गई थी, अच्छा वो और मॉरिशस चर्चा हाँ, हुआ। जी हाँ। फिर जी, उसके बाद तमिल वालों ने तिरुवल्लुवर पर प्रोग्राम किया, उनके जी, जो बहुत मशहूर शायर है। और हुँ, मुसलमानों ने सोचा कि भई मतलब हमारे लिए भी कोई शनाख्त होनी चाहिए, तो उन लोगों हाँ, ने अपनी शनाख्त अल्लामा इक़बाल में ढूँढा। अच्छा तो इकबाल मतलब इसका जी हाँ, अल्लामा इक़बाल को कैसे उन लोगों ने मतलब देखा, क्योंकि हुँ, तर्जुमे थे। अच्छा, अल्लामा इक़बाल के फ्रांसीसी में तर्जुमे थे और अंग्रेज़ी में जी, तर्जुमे थे। तो जी, उनकी किताबें लोग जो मतलब उस ज़माने में पढ़े लिखे थे, तो उन हुँ, लोगों ने लेकर उन किताबों को देखकर कहा कि भई ये तो हमारा शायर है। अच्छा, और लेकिन ये है कि उर्दू नहीं जानते थे वो लोग। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि भई अगर हाँ, मतलब उर्दू मैं सीख लूँ और हाँ, उर्दू पढ़ना मतलब आ जाए मुझे, तो जी, इक़बाल जी, को मैं बराह रास्त इक़बाल हाँ, को वैसे ही पढ़ूँगा, या इसके जी, अलावा जितने फ़िल्मी गाने थे, उनको मैं जी, जी। आसानी से
समझ लूँगा और आसानी से मतलब महसूस अच्छा, होगा उससे। ये है। ये इसका मतलब कि मकबूलियत रही और लोग सुनते थे। तो ये बताइए कि आप जब उर्दू का बहुत वहाँ चलन नहीं था जी, और ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त कोई कैरियर भी नहीं रहा होगा, तो जी, किस जी। तरह से आपको किसने राग़िब किया कि आप वो आला तालीम के लिए उर्दू को इख्तियार करें और उर्दू के लिए आपने अलीगढ़ का सफ़र किया? तो पहले तो आप ये बताएँ कि किसने राग़िब किया? फिर उसके बाद मैं नाज़रीन को एक बात बताऊँगा आपके हवाले से। लेकिन जी, इधर साहब आपको बताता चलूँ कि जी, जो जी। लोग देख रहे हैं वो आपको सलाम भेज रहे हैं। प्रोफ़ेसर शहाब इनायत मलिक साहब ने आपको सलाम भेजा है और हुँ, हुँ, कनाडा हुँ। से जावेद दानिश साहब ने जी, आपको सलाम भेजा है। राहत अबरार साहब ने आपको सलाम भेजा है और उन्होंने जी, ज़िक्र किया है अतर परवेज़ साहब का। मैं बहुत सारे सवालात और डॉक्टर वसी बख्तियारी साहब ने आपको ये खुशामदीद कहा और बहुत से नाज़रीन हैं। इनके सवालात भी मैं लेता जाऊँगा और नाज़रीन से ये कहता चलूँ कि आप जी, अगर ईदेन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अपने सवालात लिखें। मैं ज़रूर उस सवाल को ईदेन साहब तक पहुँचाऊँगा। और आपके मॉरिशस में भी बहुत से लोग देख रहे हैं, नाज़िया बेगम जाफ़ू और बहुत सारे लोग हैं, जो आपके इस हुँ। प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने इतनी खिदमत अंजाम दी हैं, तो ये आपको हक पहुँचता है कि अहले मॉरिशस आपके इस प्रोग्राम को देखें। तो मॉरिशस का बड़ा तबका आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। खैर मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब जी। हाँ, तो आपका सवाल ये था कि मैं कैसे मतलब राग़िब हुई है। जी, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते वक़्त किस तरह जी, से मैं उर्दू की तरफ राग़िब हुआ। जी। वो यही था कि मैंने देखा कि यहाँ पर मॉरिशस में हुँ, एक तरह की एक शनाख्त की बात चल रही थी। जी, हम जी, लोग ये सोचते थे कि हमारी मतलब अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी अदब का चर्चा काफ़ी होता था, लेकिन जी, जी। हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबानों का कोई चर्चा नहीं था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके तरफ मैं तवज्जो दूँ बहुत और बढ़िया। मतलब जिस तरह से मतलब और लोग तर्जुमे के ज़रिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने हुँ, सोचा मुनासिब ये होगा कि बराह रास्त ज़ुबान की तरफ मैं उर्दू जाऊँ। उसी ज़बान से। जी अच्छा हाँ, मैं बस नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जब मेरा ख़्याल है ये 1962 की बात है, जब आप अलीगढ़ के लिए आए। नहीं 65 में मैं अलीगढ़ पहुँचा। जी, मैं नाज़रीन आपको बताऊँ ये 1965 वो ज़माना था कि जब मॉरिशस से हिंदुस्तान के लिए कोई जहाज़ नहीं था। जहाज़ था वो हवाई जहाज़ नहीं समुद्री था, जहाज़ था, हवाई पहली जहाज़ जगह नहीं था। तो वो महीनों कैसा सफ़र रहा और कैसे-कैसे आपने यहाँ आने की कोशिश कितना दिन लगा आपको मॉरिशस से हिंदुस्तान पहुँचने में, अलीगढ़ में दाखिला लेने की वजह से? लेने की गरज से जब वहाँ से चले आए? सही है, वो असल में हवाई जहाज़ जो बराह रास्त इंडिया मतलब इंडिया तक का नहीं था, वो जी, बराह रास्त वो लोग नायरोबी जाते थे, वहाँ पर 3-4 रोज़ का क़याम होता था, फिर उसके बाद एयर हुँ, इंडिया से मतलब वो बम्बई या दिल्ली तक पहुँचते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि मैं बहरी जहाज़ से जाऊँ, अच्छा। ठीक है, वक़्त लगेगा उसमें, हाँ, जहाज़ का हाँ। सफ़र भी रहेगा, वो फिर ये तो भी आप था लोग तो कि समुद्र के दरमियान रहते हैं, समुद्र से डर नहीं लगता होगा? नहीं, 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 बल्कि हम ज़्यादा एन्जॉय करते थे और फिर ये था कि हुँ, जहाज़ में मतलब हुँ, सहूलतें काफ़ी थी उस ज़माने में, हुँ। तो जी, वालिद साहब कह रहे थे नहीं हवाई जहाज़ से चले जाएँ, मैंने कहा कि नहीं मैं जी, एक तो पैसा भी कम लगता उसमें, जी, पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये भी है जी, कि सफ़र में ज़रा कुछ मतलब अच्छा लगेगा, काफ़ी जी, दोस्त वग़ैरह भी मिल गए थे मुझे, जी, 3-4 जी, दोस्त थे हम लोग, तो जी। यही हुआ कि भई मतलब हवा मतलब बहरी जहाज़ से हम जाएँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए और कैसे-कैसे थोड़ा बताएँ तफ़सीलात लोग सुनना चाहते हैं कि आप मॉरिशस से निकले, कहाँ पहुँचे और कितने दिनों में आप अलीगढ़ तक पहुँच पाए? अच्छा, असल में सफ़र तो क यूँ समझ लीजिएगा कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का हो गया 1 और महीने के चूँकि बाद का जहाज़ सफ़र। जी, जी, चूँकि बहुत बढ़िया। जहाज़ बराह रास्त ये एक फ्रांसीसी जहाज़ था, जहाँ जी, पर हम ये देखते थे कि मतलब वो जहाज़ बराह रास्त फ्रांस जी, तक जाता था, लेकिन अच्छा, हमें बीच में मोम्बासा में छोड़ दिया हमें। मतलब हमें उतरना पड़ा वहाँ पर क्योंकि जी, जी, मोम्बासा से दूसरे जहाज़ लेना पड़ा। लेकिन अच्छा, वहाँ पर चूँकि जहाज़ तकरीबन 2 हफ्तों के बाद आने वाला था, हाँ, इसीलिए हम कुछ दोस्त थे हम लोगों ने वहीं पर रहने का मतलब 2 हफ्तों तक ये इंतज़ाम कर लिया वहीं पर और वहाँ अच्छा, पर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उर्दू अच्छा, से मेरा रिश्ता वहाँ भी बढ़ गया
क्योंकि वहाँ कैसे? पर एक ये वो इस मडगास्कर की बात कर रहे हैं आप? जी, कैसे इस वहाँ? लिहाज से हाँ, इस लिहाज से कि मैं जब वहाँ पर गया तो दोस्तों के साथ था, तो जी, आस-पास में काफ़ी हिंदुस्तानी नस्ल के लोग रहते थे। तो उसमें अच्छा। 1-2 बच्चे मुझे मिले, 1-2 बच्चे मिले और जी, जी। उनसे मतलब हुँ, पहचान हो गई। हाँ, नाम-वाम पूछा तो पता चला कि वो मुसलमान हैं वो लोग। तो फिर उन लोगों ने अपने वालिद से जाकर बताया कि एक अच्छा। साहब है यहाँ पर वो एक साहब मतलब है या एक मुसाफिर आए हुए हैं वो कह रहे हैं? नहीं, नहीं बस तो फिर उन हाँ, जब वो मेहदी साहब थे मतलब पूरा नाम या इस वक़्त याद नहीं आ रहा है, वो जी, मतलब जी। बाद में बता दूँगा। तो हाँ, उनसे उन्होंने मुझे घर पर दावत दी और बताया हाँ, कि वो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं। हाँ, उन्होंने हाँ, एमए किया है अलीगढ़ से अंग्रेज़ी में। हाँ, लेकिन हाँ। उन्होंने अपनी एक किताब का ज़िक्र किया जिससे मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही। वो ये अच्छा। था कि हुँ, पैरेललिज़्म इन इन लिटरेचर। अच्छा। उन्होंने उर्दू शायरों को लिया और हुँ, मतलब ये अंग्रेज़ी शायरों को लिया और बताया कि किस तरह के दोनों के ख़यालात मिलते-जुलते हैं। अच्छा वो तो इस तकाबली मुताला किया उन्होंने। हाँ जी, हाँ, हाँ, तकाबले बता ले जी हाँ, जी बताइए हाँ, जी हाँ। कहाँ-कहाँ उर्दू का शमा रोशन है और हम लोग जी, मालूम नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं 65 हाँ, की बात कर रहा हूँ 65 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब मैंने उनको बताया कि भई मुझे अलीगढ़ जाना है तो बहुत खुश हुए और हुँ, फिर इस तरह से हमारी दोस्ती बढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो फिर फिर आप इस तरह जी, जी। इस तरह वहाँ से से फिर मैंने आप एक मदरसा भी देखा जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जा रही है, अच्छा। तो मतलब दिलचस्पी थी अच्छा कि क्या ये तो बहुत ही बहुत दिलचस्प आपने बात बताई कि उस जी, वक़्त यानी ये 1965 में मडगास्कर की आप बात कर रहे हैं, जहाँ आपने 2 हफ़्ते क़याम किया और आपकी मुलाकात मेहदी साहब से हुई और आप ये बता रहे हैं कि वहाँ एक मदरसा भी देखा जहाँ उर्दू की तालीम हो रही थी। जी, ये हो बता रही रहे हैं आप। थी। जी हाँ, तो जी ये हाँ, बिल्कुल। अब तो असल में उसका ये वज़ाहत बताना नहीं, चाहिए। ईदन साहब, मैं एक माफ़ी चाहता हूँ एक आपकी बात वज़ाहत का जी, एक वज़ाहत चाहूँगा इसमें। जी, मडागास्कर में भी एक मदरसा था। जी, वहाँ पर अच्छा। भी मैं गया मडागास्कर में, लेकिन मैं जो मेहदी साहब का ज़िक्र कर रहा हूँ, जी, जी। वो मोम्बासा का था, हाँ, केनिया में। अच्छा। केनिया में वो हाँ, बंदरगाह है वहाँ पर मोम्बासा का, वहीं की बात कर रहा हूँ। वहीं पर अच्छा। मेहदी साहब से मुलाकात हुई और मेहदी साहब एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जी हाँ। तो मैं ये मेरा तजस्सुस ये है कि जब वो 1965 में वहाँ मदरसा था, उर्दू की तालीम हो रही थी, तो जी, यकीनन उसको फ़रोग़ मिला होगा और यहाँ आज भी किसी न किसी तौर पर वहाँ उर्दू की तालीम हो रही होगी। ये अब मैं भी चाहता हूँ और आपसे भी ये गुज़ारिश करता हूँ कि कोई अगर सुराग मिल सके कि वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है, तो हम लोग उस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहरकैफ़ आप अपना हाँ, सफ़र जारी रखें कि जी, मडगास्कर से फिर मुंबई की तरफ कैसे और कितने दिनों में पहुँचे? मडागास्कर से होकर हम लोग मोम्बासा आए। जी। मोम्बासा से फिर जहाज़ का 2 हफ्तों तक इंतज़ार किया। वहाँ से हुँ। फिर सीशेल आए हम लोग। अच्छा फिर दूसरे सेशन गए। जहाज़ जी हाँ, हाँ। सीशेल से होकर फिर बॉम्बे पहुँचे और ये तो सफ़र जो था मोम्बासा से तकरीबन 8 दिनों का था ये और तो आप ऐसा लग अंदाज़ा रहा है लगाइए जैसे हम ईदन साहब ऐसा लग रहा है जैसे कहानी सुन रहे हैं कि आप हिंदुस्तान आने के लिए आपने किन-किन जी। रास्तों का इख्तियार किया और कितने दिनों में तकरीबन मुंबई पहुँचते-पहुँचते कितना दिन हो गया आपको? मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है 30 हुँ, मई को घर से हुँ, निकला था हुँ, और हुँ। फिर मोम्बासा पहुँचते-पहुँचते मेरे ख़्याल से 6 जुलाई हो गया था। अच्छा। पूरा जून का महीना गुज़र गया इसमें हुँ, बस हुँ। ये लंबा सफ़र रहा। जी हाँ, अच्छा तो बिल्कुल। ये बताइए आप तो पहली दफ़ा हिंदुस्तान आ रहे थे, तो जी, हिंदुस्तान आते हुए जब आप मुंबई उतरे, तो सारा जी। तो इलाका सब कुछ अनजान रहा होगा आपके लिए। फिर आप जी, मुंबई से अलीगढ़ तक कैसे पहुँचे? अच्छा असल में मेरे वालिद के एक दोस्त हैं, जिनके जी, लड़के अलीगढ़ में पढ़ते थे। जी, जिनका एक जी। लड़का था वो अलीगढ़ में पढ़ते थे, तो हाँ, वो मुझे बम्बई में लेने आ गए थे और अच्छा, फिर उनके ज़रिए मेरा मतलब क़याम और सब कुछ बड़ा अच्छी तरह से गुज़र गया। जी हाँ, और फिर वो खुद मुझे अलीगढ़ ले गए चूँकि वहीं पढ़ते थे वो और जी, दाखिला जी। वग़ैरह का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, लेकिन हाँ। इत्तेफ़ाक से 65 की बात है और जी, जी। हिंदुस्तान में मतलब एक तो अलीगढ़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे वाइस चांसलर के लिए और अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि एडमिशन जो जुलाई में होने के बजाय वो जाकर सितंबर अक्टूबर में हुआ है।
अच्छा, तो आप जुलाई में अलीगढ़ पहुंच गए 1965 में, और जी, आपको दाखिला मिला सितंबर 1965 में। जी हाँ, जी, एडमिशन क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद थी जी। और तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, फिर बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई भी हो गई, तो मतलब 65 की लड़ाई रही। वो नशे-व-फराज़ के शिकार आप भी हुए। तो जी, आप जी, अलीगढ़ जी। के हवाले से बताएँ कि जब आपका एडमिशन हो गया, आपने पहली दफ़ा मॉरिशस के बाद कोई दूसरी सरज़मीन देखी, वो हिंदुस्तान था। तो जी, हिंदुस्तान में भी वो शहर-ए-इल्म देखा जिसको हम अलीगढ़ कहते हैं। वो ज़रा उसके तजुर्बात और उसकी कुछ याददाश्त अगर है। नाज़रीन बार-बार आपको सलाम कह रहे हैं। आप काहिरा से डॉक्टर अहमद अल-काज़ी और बहुत से नाज़रीन, अगर मैं नाम लूँगा तो मेरा ख़्याल है वक़्त बर्बाद होगा। मैं नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब देख रहे हैं और हमें सवालात भेज रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आखिर में सबके सवालात भी लूँगा, और मैं अभी सिर्फ़ एक सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने लिखा है कि इतना दिलचस्प आपका ये सफ़र है, तो क्या कोई सफ़रनामा भी लिखा है? नाज़रीन को मैं बताऊँ कि इनकी एक किताब अभी आ रही है, एक जुनून एक तहरीक, और उसमें वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, और वो हिंदुस्तान से शाया हो रही है। बहरकैफ़, तो अब आप अलीगढ़ के हवाले से बताएँ। हाँ, अलीगढ़ जब आए तो जिस तरह से होता है ना कि जब भी अलीगढ़ जो शुरू-शुरू में आता है, तो बड़ा जी। मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हाँ, जाते वक़्त वही बात होती है ना जिस तरह से आई सॉ एंड आई वाज़ कॉन्कर्ड, आई जी। कॉन्कर्ड नहीं कहेंगे, आई वाज़ कॉन्कर्ड। तो अच्छा, ये जुमला जो है अलीगढ़ का। फिर अच्छा। ये है कि बहुत जल्द हुँ, चूँकि मेरा मतलब एक तरह से जिस तरह से मुझसे कहा गया है कि जुनून है, तो हाँ, एक हाँ, जुनून था उर्दू सीखने का, हाँ, तो हाँ। मैंने सोचा कि भई अलीगढ़ ही वही जगह है जहाँ पर मतलब उर्दू सीखने के मौका मिले और हाँ, हाँ। फिर वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि भई मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ उर्दू के बारे में। फिर हाँ, बाज़ार में उर्दू सीखने का मौका मिला, बाज़ार चूँकि मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी हाँ, जगह होती है उर्दू सीखने की, बाज़ार में सीखने का मौका मिला, क्लास में तो ख़ैर हमारे असातिज़ा सिखाते थे ही वैसे और फिर हुँ, हुँ, दोस्तों से मैंने ये कह दिया था कि भई मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से उर्दू में बात करूँ और हुँ, जो भी गलतियाँ हों आप मुझे बताएँ और हुँ, मैं आप लोग मुझसे अंग्रेज़ी में बात ना करें बल्कि अगर बात हुँ, भी करेंगे, तो मैं आप हुँ। लोगों की अंग्रेज़ी दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। तो एक तरह से दोस्तों में हमारे एक समझौता हो गया था और फिर माशाअल्लाह। जी, फिर मेरे पहले उस्ताद थे अतर जी, परवेज़ साहब, तो अच्छा। जब क्लास में दाखिल हुआ तो एक अजीब वाक़या हुआ, वो बताएँ, ये कि बताएँ ज़रूर। हाँ, देखिए अलीगढ़ में वाक़यात तो होते रहते हैं। अलीगढ़ तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और अलीगढ़ जी, ही जी, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ के तालिब-इल्म अभी भी किसी न किसी तौर पर एक जगह जमा हो जाते हैं, और सर सैयद डे के मौके पे पूरी दुनिया में वो तकरीब मनाई जाती है। तो अलीगढ़ तो वाक़ई काबिले जी, फ़ख्र है, और आप वहाँ जी। से आपने तालीम हासिल की, तो वो क्या और वाक़यात खूब होते हैं हाँ, वहाँ। जोश वो में तो असल सारे वाक़यात का बंदा अपनी किताब में लिखा है यादों की बारात में। आपको भी जी, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन हम सुनना चाहते हैं, क्या वाक़या हुआ? जिसको आप असल में हुआ ये था कि अतर परवेज़ साहब ने जब मेरा नाम देखा रजिस्टर में, तो हाँ, उनको अजीब लगा। उन्होंने कहा अच्छा, कि भई आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो हाँ। मैंने कहा कि तो उन्होंने मॉरिशस का हूँ। तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया आपके नाम का? हाँ, अता ईदुन परवेज़ साहब, पढ़ा ईदून ईदुन पढ़ा। पढ़ा। अच्छा, जी, जी, जी। इनायत हुसैन हालाँकि ईदून। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो ईडीयूएन है ना, तो इंडिया में अच्छा। ईदुन ही पढ़ेंगे हालाँकि वो लोग। तलफ़्फ़ुज़ है इनायत जी, हुसैन ईदन, वही मैं ना? हाँ, लोग उर्दू में ऐन से लिखते हैं, जी, ईदन जी, से। तो जी। फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भई मेरे ख़्याल से आप गलत क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर अच्छा, ये मेन है और हाँ, यहाँ पर मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एलिमेंट्री उर्दू की क्लास में जाना चाहिए आपको। तो हाँ, हाँ, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उर्दू सीखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो वो हाँ, परेशान हो। तो कहा कि अच्छा, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं? मैंने हाँ, कहा कि थोड़ा-थोड़ा समझ रहा हूँ। अंग्रेज़ी में जवाब दिया मैंने उनको। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑप्शनल जी, सब्जेक्ट उस ज़माने में था। तो हाँ, मैंने हाँ, कहा कि उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है और इस्लामिक स्टडीज़ है। तो हाँ, फिर वो परेशान हुए, कहा कि क्लास के बाद मिल लें। तो फिर क्लास के बाद में मिला उनसे, तो हाँ, फिर उनको बताया कि मेरा मकसद क्या था, मैं उर्दू सीखने के लिए आया हूँ। तो बहुत खुश हुए और कहा हाँ, कि भई जिस तरह से आप चाहें तो हम आपकी मदद करेंगे। दूसरे उस्ताद थे डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम। जी। अच्छा, उन्होंने भी हाँ, नाम लिया उन्होंने भी आपने, जी,
मेरी खुशनसीबी रही कि इतने बड़े और इतने अच्छे असातिज़ा मिले। तो जी, उन्होंने जब मेरा नाम देखा तो फिर कहा कि भई आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो अच्छा, मैंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, तो कहा कि आप उर्दू सीखने के लिए आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये आखिरी बिल्कुल, बार हम दोनों हुँ, अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं हुँ, और अब इसके बाद आपको अंग्रेज़ी में मुझसे बात नहीं करना है, आप उर्दू में बात करें। ठीक है। तो फिर मैं समझ गया कि भई उर्दू सीखने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया तो यही है कि हम उसमें उसको अब बोलें यानी वहीं पे। मजबूर जी हो हाँ। जाए उर्दू बोलने पे। जी, जी, जी। तो फिर ये 2 वाक़यात हैं जो कि अभी तक मुझे और याद है। आपके पार्टनर में कौन-कौन थे? एक तो आपने खुर्शीदुल इस्लाम साहब का नाम लिया, डॉक्टर अतहर परवेज़ का भी नाम लिया, मैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि जी, जी, उन्होंने मॉरिशस में काफ़ी खिदमात की हैं उर्दू के जी, हवाले से। इसके अलावा सही। और कौन से असातिज़ा थे? मेरे असातिज़ा तो बीए में काज़ी अब्दुल सत्तार साहब भी पढ़ाया था उन्होंने जी, और फिर जो काज़ी अब्दुल सत्तार साहब थे और ट्यूटोरियल्स में हुँ, मजनू गोरखपुरी साहब थे ओहो! और सारे थे नाम क्या हाँ, जी, हाँ। हाँ, मजनू हाँ। गोरखपुरी साहब थे और फिर इसके अलावा हुँ, शहरयार साहब थे उस हुँ, ज़माने में और हुँ, फिर एमए के दौरान जब मैं ख़ैर ये तो एक और सिलसिला शुरू हो गया एमए नहीं का। कोई बात नहीं, आप बताएँ हम सुनना चाहते हैं। आप नहीं, किस असल में मैं सिर्फ़ 2 साल या 3 साल के लिए मतलब वालिद साहब से इजाज़त माँग कर गया था कि भई मैं हाँ, बीए करने के बाद 3 साल के बाद वापस आ जाऊँगा। जी, अच्छा, जी, फिर हुँ, उसके बाद जब बीए करने लगा तो उर्दू से दिलचस्पी तो बढ़ती रही, अच्छा, लेकिन घर जाने की जल्दी थी तो बीए फाइनल करने के बाद हुँ, सुरूर साहब ने मुझसे कहा कि भई तुम रुक जाओ और एमए करके जाओ। फिर अच्छा सुर साहब जितने जी, असातिज़ा थे सभी लोगों ने कहा कि तुम एमए करके जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि भई मैंने वालिद साहब से पूछा हुँ, तो सुरूर साहब ने कहा कि तुम्हें एक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और हाँ, फिर मतलब वो स्कॉलरशिप बहुत नहीं था हाँ, हाँ, मेरे ख़्याल से जी, ₹125 का था। तो हुँ, मैं हुँ, कहा ठीक है इससे गुज़ारा कर लेंगे हम लोग फिर मतलब अच्छा। तो या फिर एक फिर एमए यानी जॉइन कर आप लिया। फिर उसके बाद यानी 3 साल बीए के लिए, 2 जी, साल एमए के लिए आपने एमए क़याम के किया हिंदुस्तान में। जी हाँ, यानी जी जब हाँ। आप आए तो मुस्तकिल 5 साल यहाँ रहे, उसके हाँ, बाद ही मुस्तक़िल जी, जी, ओहो! बिल्कुल। ये तो मैं कहीं खून मतलब घर वापस नहीं गया, अच्छा, घर ये वापस बताइए कि जाने किस तरह से घर वालों से राब्ता होता था? पहली दफ़ा जब 2 ढाई महीने में आप पहुँचे, तो जी, जी। कब और कैसे आपने अपने वालिद साहब को इत्तला दी कि आप पहुँच गए? हाँ, वो तो मैं कैसे ऐसा हाँ, ऐसा होता था कि मैं जिस जिस पोर्ट पे हम लोग उतरते थे, तो मैं जी, खत भेजता था उनको अच्छा। और ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। फिर जी, जी। मोम्बासा में भी रह कर खत भेजता रहा उनको, हुँ, हुँ। लेकिन उनका खत मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, कोई चूँकि खत मैं नहीं आया। सफ़र में जी हाँ, मैं ये सफ़र तो में था। बहुत हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो जी हाँ, ये तो बहुत बड़े परेशानी ज़हनी दबाव में रहे होंगे आप। हैरत है, हाँ, हाँ। इतना तवील जी, सफ़र जी। और वक़्त छोड़ा और उस वक़्त ये जी, मोबाइल वगैरह भी नहीं थे कि हम चेहरा नहीं, देख नहीं, कर के कुछ बात नहीं कर था। जी, सकते हो। जी, ना जी, टेलीग्राम बिल्कुल। था, ना टेलीग्राम था, सिवाय खत के और कोई ट्रंक कॉल भी नहीं होता था। ये तो बहुत जी, अहम बात है। अच्छा ईदन साहब जी, अब आपसे देखिए, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ईदन साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने अरे! कई ज़बानों में कई ज़बानों में किताबें लिखी हैं और अलीगढ़ पर एक नावल लिखा है बाकायदा, अभी मैं उस पे गुफ्तगू करूँगा और मॉरिशस पे भी एक नावल लिखा, ड्रामा लिखा, अफ़साने लिखे, मैं किताबों के नाम आपको बताऊँगा और फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में 5 साल आप रहे, इस दौरान आपने जिन असातिज़ा से तरबियत हासिल की, ये तो बड़े नामी-गिरामी असातिज़ा हैं, जिनका नाम लेते ही हम लोग सर तस्लीम खम करते हैं और आपने उनसे नियाज़ हासिल की, ये बहुत बड़ी बात है। अब हाँ, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जब आप अलीगढ़ में थे, उसके हवाले से कुछ रोशनी डालें। फिर उसके बाद कुछ हमारे नाज़रीन के सवालात हैं, उन सवालात को आप तक पहुँचाऊँगा। देखिए सबसे बड़ी बात जो रही वो पहले ही साल जब मैं जी, अलीगढ़ गया तो मैं सोचा कि मैंने मतलब लाइब्रेरी में बुक शॉप जी, में गया, तो हाँ, फिर हाँ, मुझे वहाँ पर शहरयार साहब की एक किताब नज़र आई जी, और हुँ, मेरे ख़्याल से इसमें आज़म था शायद। जी हाँ, बिल्कुल इसमें अच्छा, आज़म और लाइब्रेरी फिर में, जी हाँ, अंग्रेज़ी की भी क काफ़ी किताबें मिली, किताबें जी, नज़र आई और जो मेरे असातिज़ा थे, तो मैं पहली बार ये देख रहा था हुँ, हुँ, कि
ऐसे शख्स की किताब मैं देख रहा हूँ जो मेरे सामने है। अच्छा, अच्छा। जी, क्योंकि हमारे यहाँ तसव्वुर ये था कि भई किताबें वही उन्हीं लोगों की होती है जो गुज़र चुके हैं। हुँ, मतलब तो जो आप इंग्लिश उनकी तसनीफ़ को लिटरेचर। भी देख रहे थे और उनकी तशरीफ़ को देख रहे थे। हाँ, ये उनकी आपके तस्वीर लिए बड़ी देखी। हैरत की बात थी, हैं? जी, वाह, वही वाह! मैंने उनकी तस्वीर देखी और क्लास में भी मैंने मतलब ट्यूटोरियल ले रहे थे वो, तो मैंने जी, उनकी किताब खरीदी। अच्छा, अच्छा। फिर पढ़ने की कोशिश की तो ज़रा मुश्किल पड़ा, हुँ, लेकिन फिर भी मैंने हुँ, सोचा कि भई ये किताब है, मेरे उस्ताद की किताब है तो मैं उसको लेकर खरीद लूँ। फिर जी। खलीलुर रहमान आज़मी साहब का नाम देखा था मैंने, उनकी हुँ, भी हुँ, किताब नज़र आई, तो इसी हुँ, तरह से मैं फिर इसके अलावा खुर्शीदुल इस्लाम साहब की किताब भी मैंने देखी, अनवार बुक डिपो वहाँ पर मशहूर जी, लाइब्रेरी था वहाँ का, तो वहीं पर जी, मैं अक्सर जाया करता था। तो उनकी जी। भी किताब, तो इसी तरह से मैंने उर्दू की हुँ, किताबें जमा करनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे लगा कि भई मैं उर्दू सीखने के लिए मुझे हुँ, बहुत कोशिश करनी चाहिए हुँ, और वहीं पर हुँ, शमशाद मार्केट में एक हाँ, इश्तिहार था कि अच्छा, वहाँ पर जामिया उर्दू के इम्तिहानात होने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। उसके लिए कोचिंग क्लास चलेगी। तो फिर हाँ, हाँ। मैंने हुँ, हुँ, सोचा कि भई अब चूँकि जामिया उर्दू के इम्तिहान अगर मैं दूँगा, तो मुझे हुँ। ज़्यादा मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अच्छा, मैंने यानी लाइब बीए के अनवार साथ-साथ जामिया उर्दू के इम्तिहानात की भी तैयारी की है। सही हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ कि अब मैंने लेकिन सोचा कि आप भई। कुछ बातें और बताइए ना, देखिए ऐसा है, जब आप जी, मॉरिशस से आए, आपका लहज़ा बिल्कुल अलग था। आप उस वक़्त बहुत रुक-रुक के बात कर रहे होंगे, करते होंगे। आपके हमजमात बहुत सारे होंगे, उनसे किस जी, तरह जी। से राब्ते रहे, क्या कहते थे? असातिज़ा का क्या तासुर रहा? चूँकि मैं जानता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की और आखिर में अलीगढ़ मैगज़ीन के एडिटर भी रहे और आपके एडिटरशिप में बहुत अच्छा रिसाला निकला, उस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ज़रा ये सब गुफ्तगू बताएँ, आप उस वक़्त जब 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 आप जवान थे और जी। उस वक़्त इतने सारे आपके क्लासमेट्स थे, वो क्या कहते थे आपको? किस तरह से आपको सुनते थे? क्या कोई मज़ाक भी उड़ाता था या सब आपको खुशामदीद कहते थे? अलीगढ़ तो बहुत मशहूर है कई मायनों में। नहीं, वो जो जुनून के बारे में यूँ कहेंगे ना, हाँ, असल में नसीम कुरैशी साहब ने कहा कि भई तुम्हारे अंदर उर्दू हाँ, सीखने का जुनून है। अच्छा। और फिर हुँ, फिर वो जब मैं एक छोटा-सा वाक़या भी बयाँ बता दूँ तो ठीक रहेगा। बताएँ, ये बताएँ। रहा कि जब मैं कोचिंग क्लास में गया, तो हाँ, परवेज़ साहब ने कहा कि भई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। तो रात के वक़्त कोचिंग क्लास होती थी, जी, तो जी। मैंने कहा कि सर मैं क्लास के लिए आया हूँ। तो कहा कि क्यों क्लास क्यों क्यों मतलब आप तो मेरी क्लास में हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा। नहीं हुँ, है। मैंने हाँ, कहा हाँ। कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं क्लास फ़ॉलो करूँगा तो मुझे और बहुत कुछ मिलेगा सीखने के अच्छा। लिए। तो हुँ, कहा कि हुँ, ठीक। तो हुँ, उन्होंने बताया कि ये क्लास किन लोगों के लिए है, मतलब वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं जिनको नहीं जी, जी। मिलता है, वो हुँ, लोग ये मतलब जामिया उर्दू के इम्तिहान। तो जी। हुँ, फिर मुझे वैसे बहुत फ़ायदा भी पहुँचा, क्योंकि बहुत अच्छा, सी किताबें मजबूरन पढ़ना पड़ा मुझे, क्योंकि इम्तिहान देना अच्छा। है, तो हाँ, इसीलिए हाँ। ये तो हुँ, मतलब किताबें पढ़नी पड़ी और ये हुँ। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई तजर्बात हैं आपकी ज़िंदगी के, ज़ाहिर है वो किताब आ रही है, लोग पढ़ेंगे। एक जी। जुनून, एक तहरीक जिसमें आपने शमशाद मार्केट का भी ज़िक्र किया है, लोग हाँ लिख भी जी, रहे हैं और जी, अनवार बुक्कू का भी ज़िक्र किया है और जी। आपको उस वक़्त जब बाज़ार में जाया करते थे, तो किस तरह से लोग आपसे मिलते थे, ये तमाम तफ़सीलात उस किताब में मौजूद हैं। लेकिन आज नाज़रीन भी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने दिनों में इस जी। ज़बान पे मुकम्मल तो नहीं कि हम ये कहते थे कि पूरे तौर पर आप गुफ्तगू करने में बेतकल्लुफ़ हो गए कि हाँ, आप बात कर सकते हैं, असातिज़ा भी आपको मानने लगे कि हाँ, अब आपने किसी हद तक तरक्की की है। कितना वक़्त लगा आपको? बोलचाल की नहीं, ज़बान, व तहरीर की ये तकरीबन मेरे ख़्याल से बीए फाइनल तक तो आते-आते तो मैं उर्दू ही में बोलने लगा था। क्योंकि माशाअल्लाह मेरा क्या उसूल ये था कि मेरे जितने दोस्त थे, हम सब हाँ, लोग हाँ, उर्दू ही में बात करते थे। अच्छा। तो फिर मतलब उनके हँसी-मज़ाक का जो है, उनके अपने तौर-तरीके जो है, उनको जी, जी। अपनाना था। क्योंकि मेरा उसूल ये था कि भई अगर एक ज़ुबान सीखना है, तो उसके हाँ, हाँ। साथ-साथ उसकी तहज़ीब को भी सीखना चाहिए। तो फिर इस तरह से जिस तरह से सलाम करने का, आदाब करने का तरीका था, तो अच्छा। ये अच्छा, ये ये भी क्या मैंने आपको सीखा। नया नया लगा था जिस तरह से लोग यहाँ सलाम करते हैं और हाँ जी, हाँ, मॉरिशस मुझे में बहुत बहुत हाँ, अजीब लगा था, बिल्कुल अजीब लगा था, लेकिन हाँ, वो
ये हुआ कि भाई जब असातिज़ा आते थे सब लोग उस तरह सलाम करते थे, हम भी वैसे ही करने लगे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और अलीगढ़ असातिज़ा में के लोग बहुत चाय पीते हैं, तो क्या आपने भी चाय पीनी शुरू कर दी थी और चाय के साथ भी कुछ क्या है चाय, वो? हाँ, चाय हाँ? चाय पीने की आदत तो वहीं पर हुई ना। अच्छा, अच्छा। अलीगढ़ अलीगढ़ के बारे में है ना कि भई मतलब लोग सिगरेट वगैरह का ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन मेरे हुँ, लिए चाय है। चाय चाय और जो है, मठरी का भी ज़िक्र होता है चाय खूब। चाय बनानी और चाय पीनी वहीं से सीखी मैंने। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो अब मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एमए में जब थे, तब आपके ज़िम्मे ये लगाया गया कि आप अलीगढ़ मैगज़ीन के एडिटर मुंतखब हुए। उसके बारे में कुछ जी। बताइए? अच्छा, उसमें असल में फर्स्ट ईयर में मुझे सेमिनार लाइब्रेरी का हुँ, सेक्रेटरी बनाया गया था। जी, जी, और ये जी। मेरे लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात रही, क्योंकि मुझे हुँ। किताबों को देखने का, किताबों को पढ़ने का मौका मिल गया। अच्छा फिर जी, मैं अगले ज़रा आपको 1 मिनट रोकूँगा और जी, नाज़रीन को पहले दिखाऊँ कि जिस वक़्त आप अलीगढ़ में थे, तो वो पूरा एडिटोरियल बोर्ड यहाँ मौजूद है। उस एडिटोरियल बोर्ड में आप यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक मुनहनी-सी सूरत है, आप ये देखिए कि सबसे किनारे ईदेन साहब जी, तशरीफ़ रखते हैं। आप बताएँ कि इस तस्वीर में जी। आप मौजूद हैं और कौन लोग मौजूद हैं? यहाँ पर खलीलुर रहमान साहब भी हैं, अच्छा खुर्शीदुल शुरू इस्लाम साहब भी हैं। यहाँ आज़मी साहब, खलील रहमान आज़मी साहब हैं, ज़ौक़ी साहब हैं, शहरियार साहब भी हैं इसमें, वहीद अ अख्तर साहब भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये और फ़ोटो मैंने उस मैगज़ीन से लिया, जिस मैगज़ीन को आपने एडिट किया। तो जी हाँ, जी, ये बिल्कुल। जी, अब ज़रा उस मैगज़ीन के हवाले से बात करें। जी। हाँ, तो वो मैगज़ीन जो है वो असल में मैं ये सोचता था कि बेहतर ये होगा हाँ, कि जो शोरा अलीगढ़ में है उस ज़माने के, जी। मतलब उससे हुँ, पहले तो बहुत से लोग थे और जो उस ज़माने के अलीगढ़ के शोरा थे, उनके हाँ, बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने अच्छा। थोड़ी-सी जाँच की थी, तो मैंने सोचा कि भई बेहतर ये होगा कि मैं हुँ, ऐसे मैगज़ीन निकालूँ, हुँ, जिसमें उस ज़माने के शोरा के कलाम छपे और एक हुँ। तरह के दस्तावेज़ी अहमियत उसकी हो जाए। अच्छा, तो तो सिर्फ़ शोरा का कलाम या उस पर तबसरा भी था? नहीं, नहीं, तबसरा तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अपने तारुफ असातिज़ा को तारुफ तबसरा नहीं मौजूद था? कर सकता। तारुफ़ तो तारुफ था? है। अच्छा, इस तारुफ़ एतबार जो से था, जी हाँ, और मैंने ये सोचा कि भई तारुफ़ मैं तो नहीं करूँगा, उन्हीं लोगों को अपने तारुफ़ करवाने का मौका दिया जाए। ये तो तो अच्छी ये बात है। वाह, वाह! हुँ, तो ये मुझे हाल ही में एक मज़मून एक रिसाला मिला, जहाँ जी। पर कहा गया था कि हुँ, खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने हुँ, अपनी बायोग्राफ़ी नहीं लिखी है, बस सिर्फ़ एक छोटा-सा मतलब हुँ। एक तारुफ़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का किया है और वो अलीगढ़ मैगज़ीन में है, तो मुझे बड़ी उसको खुशी आपने हुई। एडिट किया। वाह, वाह! जी, बहुत जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ईदन साहब, आपकी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, वो आपने अपने नावल में भी बहुत सारे बयान किए हैं। मैं नाज़रीन से बताऊँगा कि अगर आप ईदन साहब को जानना चाहें, तो इनका नावल जो अलीगढ़ के ऊपर है और इनका नावल जो नाम अभी बताऊँगा ज़रा तजस्सुस और इनका नावल जो मॉरिशस के हवाले से है, ये 2 नावल तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अब जो किताब आ रही है, एक जुनून एक तहरीक, ये बहुत ही अहम किताब है, हिंदुस्तान से ब्राउन बुक्स वाले शाये कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक ये किताब मंज़िल-ए-आम पे आ जाएगी। अब आपकी वापसी की तरफ चलते हैं। सफ़र अधूरा छोड़ता हूँ, गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी कि जी, जब जी, आप जी। मदीना से वापस हुए, तो कौन से तजर्बात लेकर और किस तरह से वापस हुए? फिर बहरी जहाज़ से गए या कौन-सा रास्ता अख्तियार किया? नहीं, नहीं, वापसी के लिए तो उस ज़माने में एयर इंडिया मतलब एयर इंडिया बम्बई से मॉरिशस तक जाने लगा था। तो जी, फिर वालिद साहब ने कहा कि भई अब जहाज़ से हवा बहरी जहाज़ से ज़रूरत नहीं है, तुम हुँ। बराह रास्त हवाई जहाज़ से आ जाओ। तो दिल्ली से हम लोग बम्बई गए, बम्बई से फिर हम मतलब मॉरिशस पहुँच गए तो और ज़रा ये उसको बताइए, उस नज़ारे को, उस मंज़र को बताइए कि 5 साल के बाद जी, आप जब मॉरिशस पहुँचे होंगे, तो आप 5 साल आप बड़े भी हो गए होंगे। जिन बच्चों को आपने 5 साल पहले देखा था, वो भी बड़े हो गए जी, होंगे, है ना? सही और है। आपके वालिदैन भी बुज़ुर्ग हो गए होंगे। तो 5 जी, साल के जी। बाद लोगों ने देखा तो कैसा महसूस किया? किस तरह से आपका इस्तकबाल किया? ये तो बताएँ। नहीं, उस ज़माने में जिस तरह से यहाँ भी होता था एक ज़माने में कि लोग हाँ, एयरपोर्ट आ जाते थे हाँ, इस्तकबाल करने के लिए, तो मुझे भी लोग आ गए थे इस्तकबाल करने के लिए। एक अच्छा। तकरीबन 50-60 लोग आ गए थे, जो हुँ, हुँ। आस-पास के दोस्त थे और फिर जो मतलब आस-पास रहते भी थे और कुछ जी, रिश्तेदार भी आ गए थे।
तो सब लोग बहुत खुश हुए और मैंने ये कोशिश की कि मैं उर्दू ही में बात करूँ उन लोगों से। अच्छा, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा पहला जुमला जो वालिद साहब से और वालिदा से था वो उर्दू ही में था। क्योंकि बहुत मैंने तय कर लिया था कि जब मैं वापस जाऊँ तो उर्दू ही में बात करूँगा वाक़ई एक और जुनून है, जी एक हाँ, तय जुनून। कर लिया था। वो जुनून है ही वैसे ना तो फिर ये मैंने वालिद देखा है। साहब मैंने आपको हिंदुस्तान में देखा, आपको मॉरिशस में देखा, आपसे मुलाकातें हुई, आपकी जी, किताबें पढ़ी, इससे लगता है कि भले आपकी उम्र बहुत हो गई हो, हम मुअम्मर कह सकते हैं आपको, बुज़ुर्ग कह सकते हैं आपको, ख़ातिन आपको तो नहीं कह सकते, आपको कह सकते हैं, लेकिन जी, जुनून उसी तरह से अभी आपका वो बिल्कुल जवानी वाला है जोश और ये हम उर्दू वालों के लिए बाइस इफ़्तिख़ार है कि ऐसे उर्दू के अदीब जो हमारे लिए लीजेंड की हैसियत रखते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में मौजूद हैं। मॉरिशस में हम तो कहते हैं कि ये मोहसिन उर्दू हैं, अभी मेरी गुफ्तगू होगी इनके हवाले से जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब से। अब मैं ज़रा बहुत मुख्तसर सवालात करते हुए आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि जब आप मॉरिशस गए तो ज़ाहिर है 5 साल, जी, हैं? ये राम का जी, बनवास नहीं है, लेकिन 5 साल आप हिंदुस्तान में रहे, उसके बाद जब जी, वहाँ पहुँचे तो लोगों की तवक्कुआत तो बढ़ गई होंगी कि आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं तो फ़ौरन कोई नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छा ओहदा मिलेगा और पैसे आएँगे। और इस तरह से जो वालिदैन आम तौर पर हमारे वालिदैन जी, भी ऐसे ही सोचते थे। जी। तो आपके वालिदैन के क्या तवक्कुआत थे? नहीं, उनके भी तवक्कुआत तो ख़ैर इतने तो नहीं थे, लेकिन हाँ, फिर भी हुँ, उनको मालूम था कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होगा उर्दू के लिए ख़ास तौर से, जी, क्योंकि जगह हुँ, तो हम मतलब थी नहीं, वैसे पोस्ट थी नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भई ज़िंदगी तो गुज़र ही जाएगी, आप परेशान ना हों। हाँ, वालिद साहब ने कहा कि नहीं भई हम लोग हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इत्तेफ़ाक से हुआ ये कि अतर परवेज़ साहब मॉरिशस में थे उस ज़माने में हाँ, और वो मैं रह गई थी। जी, जी, हाँ, हुँ, मैं हुँ, उनसे मिलने गया हुँ, उस्ताद की हैसियत से मुझे मिलना था उनसे जाकर, तो हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक लाइब्रेरी कायम करना चाहते हैं और फिर मैंने उनसे कहा कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं उस लाइब्रेरी में एक जगह ढूँढ लें जहाँ पर हम उर्दू पढ़ा सकें, हुँ, तो कहा कि अच्छा, बात तो हाँ, अच्छी है। तो हाँ, फिर उर्दू इंस्टीट्यूट बनाने का मंसूबा बना और फिर हाँ। बस तो एक ये किस सन की बात है? यानी इसका मतलब ये है, अभी एक सवाल भी आया था प्रोफ़ेसर अतर परवेज़ के हवाले से एक हमारे अलीगढ़ के साहब हैं अतर साहब, उन्होंने सवाल किया था और कई लोग जानते हैं कि अतर परवेज़ साहब वहाँ गए और वो दुनिया यानी उर्दू अदब की तदरीस और उर्दू अदब की तरोीज के बुनियाद गुज़ारों में आप लोगों का शुमार होता है, आपके बहुत से अहबाब भी उसमें शामिल थे और अतर परवेज़ साहब ने एक यकीनन बड़ा कलीदी रोल अदा किया जब वहाँ वो थे और जो जिस लाइब्रेरी का ज़िक्र आप कर रहे हैं और इस लाइब्रेरी के हवाले से हमारे पास कुछ दस्तावेज़ हैं, मैं उन चीज़ों वो चीज़ें हम नाज़रीन को शेयर करेंगे। लेकिन आप बताएँ कि अता परवेज़ साहब ने जब ये ज़िक्र किया कि हम जी, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, तो वो लाइब्रेरी किस हवाले से क्या हुआ और किस तरह से आपने उस लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया? लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ मिली है, मैं जी, नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ कि ये सही। ईदन साहब की कोशिश से, ईदन साहब के अहबाब की कोशिश से और प्रोफ़ेसर अतर परवेज़ साहब की कोशिश से वहाँ लाइब्रेरी का क़याम हुआ और उसके बाद ये तस्वीर देखिए। जी। ईदन साहब बताइए ये कौन है सामने जो बोल रहे हैं? ये तो उस ज़माने के हमारे बहुत बड़े रहनुमा रहे हैं, एक पॉलिटिशियन थे और हाँ, सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब हैं। जी, इन्हीं जी। की बदौलत इन्हीं इन्हीं की बदौलत आप यूँ समझ लीजिएगा कि उर्दू ने इतनी तरक्की की है जी, और इन्होंने ही ये हुँ, ये कोशिश की कि हाँ, उर्दू लाइब्रेरी सिर्फ़ ना उर्दू लाइब्रेरी बने, बल्कि जी, उसके साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट भी हो जाए, जिसकी माशाअल्लाह। ये ज़िम्मेदारी तस्वीर मुझे मैं सौंपी इसीलिए गई। दिखा रहा था कि ये तस्वीर वो है कि जब पहली दफ़ा उर्दू लाइब्रेरी के क़याम को बाज़ाब्ता आप लोगों ने क़याम का मंसूबा बना लिया, उसके जी। बाद ये पहली नशिस्त थी जिसमें सर अब्दुल रज़ाक ने लाइब्रेरी के लाइब्रेरी का आगाज़ किया। शायद ये यही वो बिल्डिंग थी। इस हवाले से कुछ बताएँ? हाँ, जी हाँ, बिल्डिंग तो वही है। आप पीछे जी। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि गालिब की तस्वीर भी लगी हुई है, हाँ, हाँ। एक तरफ और दूसरी तरफ इकबाल की तस्वीर है। हुँ, तो हुँ, ये जी हाँ, बिल्कुल। फिर हुँ। सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब की के हुँ, तबसुत ही से ये जी। ये तो इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी ने ये सवाल इंस्टीट्यूट भी मेरे ज़हन में कुरेद रहा है बार-बार कि जब वहाँ उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं थे या कम पढ़ने वाले थे, तो इस हुँ, लाइब्रेरी के क़याम का ख़्याल कैसे आया?
और ये कैसे आप उन लोगों ने महसूस किया कि लाइब्रेरी बनेगी तो लोग भी आएंगे? तो क्या लाइब्रेरी कायम की, लाइब्रेरी के साथ और कुछ भी कोई प्रोग्राम चल रहा था? हाँ, असल में जब अतर परवेज़ साहब थे वहाँ पर 2 साल तक वो रहे वहाँ पर, हुँ, 68 से 70 तक रहे वहाँ पर, 70-71 तक रहे। जी, तो उन्होंने ये देखा कि वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो जी, देखा कि जो जो तालिब-इल्म पढ़ने के लिए आए हैं, जो आगे चलकर टीचर बनने वाले हैं, उन हुँ, लोगों के अंदर उर्दू पढ़ने का शौक है, हुँ, लेकिन कोई किताब नहीं मिलती थी उन लोगों को। अच्छा, किताब मँगवाते थे जो जो भी जिनको शौक था, लेकिन इस तरह से कोई किताब मतलब लाइब्रेरी नहीं थी। तो उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में कुछ मतलब थोड़ी बहुत किताबें जमा करवा दी थी वहाँ पर। जी, लेकिन उनकी ये ख़्वाहिश थी कि एक लाइब्रेरी कायम हो जाए जो ख़ालिस उर्दू के लिए हो। तो जब जी, मैं गया वहाँ पर तो पहली ही मुलाकात में मेरा जी, मेरा ये ख़्याल आया कि हुँ, लाइब्रेरी के साथ-साथ क्यों ना एक ऐसी मतलब वहाँ पर कुछ उर्दू पढ़ाने का, उर्दू लेक्चर देने का या हुँ, मतलब अदबी प्रोग्राम करने का भी मौका मिल जाए वहाँ पर। अच्छा। तो तो किस फिर तरह के प्रोग्राम आप लोगों ने किए? कैसे लोगों को आपने वहाँ बुलाने की कोशिश की कि वो आएँ और लाइब्रेरी को किस तरह से लोगों ने वहाँ इस्तकबाल किया या नहीं किया? कितनी जल्दी ये मकबूल हो गई? कितनी जल्दी ये खबर पूरे मॉरिशस में पहुँची कि उर्दू की एक लाइब्रेरी कायम हो गई? हाँ, तो ये हुआ कि मतलब जो जितने असातिज़ा थे और हुँ, फिर ये भी है कि ना इम्तिहानात मतलब जामिया उर्दू के इम्तिहानात वहाँ पर दिए दिए जाते थे लिए हुँ, जाते थे। तो हुँ। जो बच्चे पढ़ते थे उनको मतलब उर्दू पढ़ने का शौक था और ईदन साहब इसीलिए ये हमने तस्वीर याद है आपको? जी, जी। ये तस्वीर तो ख़ैर इंडियन हाई हमारे पास कमीशन ने जब है। आपको आपकी लाइब्रेरी के लिए किताबें मुहैया कराई, जी। हाँ, ये तस्वीर ये तस्वीर जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हुँ, सर मतलब सर शिवसागर राम गुलाम साहब का है और ये जी। इनॉग्रेल फंक्शन जो हुआ इन्हों इनके हाथ ही से हुई और ये फिर कितनी बड़ी बात ये है, हमारे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूँगा। नाज़रीन जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कि ईदन साहब यहाँ से जाते हैं, अतर परवेज़ साहब वहाँ मौजूद होते हैं, एक अहबाब के साथ मिल कर के एक उर्दू की लाइब्रेरी के क़याम को बिल्कुल उस ताबीर को सामने लेके आते हैं और उसके इफ्तिताह के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और इन्होंने इतनी जल्द कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी किताबें भी उनको मुहैया कराई और वो मेरा ख़्याल से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी बाद में किताबें मिली। ये वो बात नादिर तस्वीरें हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं ताकि आपको भी दिखा सकूँ, आपको भी हैरत हो और हमारे नाज़रीन भी देख कर के हैरत में पड़ें, ये चीज़ें कहाँ से मिली। ये हमारी उर्दू तहरीक एक तरह से वहाँ शुरू हुई। तो बहरकैफ मैं आपसे ये बात कर रहा था कि लाइब्रेरी के क़याम के बाद जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, जिसमें जी, हिंदुस्तान के सफ़ीर मौजूद हैं और वहाँ जी, के ज़ोमा मौजूद हैं, उर्दू के जी। असातिज़ा मौजूद हैं, कितनी जल्दी ये लाइब्रेरी वहाँ मकबूल हुई और एक तहरीक में तब्दील हुई। ये तो आप यूँ समझिएगा कि शुरू-शुरू में हमें कुछ तंज़ीमों के ज़रिए ख़ास तौर से इस्लामी मतलब मुस्लिम लेडीज़ इस्लामिक लाइब्रेरी के ज़रिए कुछ हुँ, किताबें मिली, तकरीबन 150 किताबें मिली और जी, जो ही किताबें रखी गईं अलमारी में, हुँ, तो उसी रोज़ 2 2 साहिबान आ गए, 2 हाँ, ख़वातीन आ गए, उनको बहुत दिलचस्पी हुई इससे, ये तो तो बड़ी बात है कि हाँ, जी, 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 ख़वातीन के ज़रिए तो खुदा हुई और देखिए आज उर्दू फल-फूल रही है। जी, जी, जी। तो उन लोगों ने किताबें ली और बहुत खुशी हुई उन लोगों को। फिर इस तरह से रफ़्ता-रफ़्ता हुँ, ख़वातीन या लड़कियाँ ज़्यादा मतलब किताबें लेने के लिए आ गए। लड़के भी आते थे, लेकिन हुँ। ख़वातीन ज़्यादा आती थी। जी हाँ, उसके बिल्कुल। बाद का दूसरा सफ़र बताएँ, ये लाइब्रेरी के बाद आपने और क्या किया? किस तरह की तहरीकें अच्छा चलाईं? लाइब्रेरी के बाद मतलब उसी उसी ज़माने में हमने जी, उर्दू पढ़ाने का भी मतलब शुरू कर दिया। जी, एक तो क्लास थी जो उन लोगों के लिए थी जो मतलब हुँ, उर्दू बिल्कुल नहीं जानते थे जी, जी, और उर्दू सीखना चाहते थे। जी। उनसे मेरा सवाल ये था कि भई आप क्यों उर्दू सीखना चाहते हैं? तो उनका जवाब यही था कि फ़िल्मी गाने समझने के लिए। तो अच्छा, मैं अच्छा। अपने ज़माने के बारे में चला गया कि भई मुझे भी यही यही ख़्वाहिश थी कि मैं भी मैं भी हाँ, मतलब मतलब उर्दू सीखूँ इसीलिए। जी, तो फिर इस तरह से क्लासेस चलती रही।
फिर इब्तिदाई अदीब माहिर कामिल वगैरह के लिए भी मैंने क्लासेस शुरू कर दी। मैंने आम तौर से ये कोशिश की कि वो लोग जो कि पढ़ा रहे हैं उनके साथ क्लास लूँ। तो फिर अच्छा। इस तरह से रफ्ता-रफ्ता मतलब लोग आते गए और फिर उसके बाद मतलब अंजुमनों के हवाले से बताएँ कि किस तरह की अंजुमनें वहाँ कैसे-कैसे क़याम पज़ीर हुई? अच्छा, अंजुमन के बारे में यहाँ पर मैं मतलब एतराफ़ करूँगा कि भई मैं इसमें अंजुमन बनाने में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा। कामयाब इसलिए नहीं हुआ चूँकि काफ़ी फैले हुए लोग मतलब दूर-दूर लोग रहते थे, हुँ, हुँ। तो आखिर में मैंने सोचा कि भई मैं उन लोगों को पढ़ाऊँ पहले, जी, उनको जी। दिलचस्पी दिलाऊँ और एक अंजुमन हुँ। अपने मतलब उर्दू इंस्टीट्यूट ही में कायम करें। तो जो अच्छा। लोग जिन लोगों को मैंने 2 साल तक पढ़ाया, उन ये लोगों उर्दू के इंस्टीट्यूट अंदर का ज़िक्र आपने किया, ये उर्दू नेशनल क्या है ये उर्दू हाँ, इंस्टीट्यूट? वही ज़रा बताएँ हमारे नाज़रीन को। अच्छा, अच्छा। ये ये देखिए उर्दू मैं ज़रा इंस्टीट्यूट नाज़रीन को भी दिखाऊँ कुछ और आपको भी कुछ दिखाऊँ, बताइए ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर देखिए अतर परवेज़ साहब चूँकि हाँ, जो बानियों में से थे और हाँ, हमारे उस ज़माने के एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, वो हाँ। इफ्तिताह कर रहे हैं और अतर यानी परवेज़ साहब ये द के पीछे इंडियन एक कमाल क्या है जी, ये नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट। द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट जी हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा, इसका क़याम कब अमल में आया? वो ही 1970 में हुआ। मैं जब वापस गया तो 2-3 महीने के बाद में। जी, इ इसी के अच्छा। बारे में सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब ने कहा कि इतनी जल्दी मतलब 3 महीने के अंदर-अंदर में एक हाँ, इंस्टीट्यूट कायम हो गया। तो ये मतलब बहुत बहुत बड़ी बहुत बात है अहम हमारे लिए। जी कि हाँ। आप तो इसके बुनियाद गुज़ारों में और किन लोगों के नाम आते हैं? नहीं, इसमें तो काफ़ी लोग थे असल में मतलब रज़ाक मोहम्मद साहब ने एक एक ख़ास लोगों से बात की जो ताजिर थे, तिजारत जी, करने वाले थे। तो इसमें जी, अब्दुल्ला करीम जी साहब थे, अब्दुल जी, अहमद साहब थे और जी, इसाक यूनुस साहब थे और इस तरह से कटरदा साहब थे। मतलब वो जो उस ज़माने के बड़े ताजिर थे, वो सब लोग शरीक थे। वो लोग उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब इसको अच्छा। कायम करने में। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब पैसे से contribute किया। इससे लोग जुड़े भी और उर्दू नेशनल इंस्टीट्यूट से? हुँ। हाँ, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अब ये है कि भई उन लोगों ने तो ख़ैर पैसे दे दिए, मतलब उनका हुँ। तो काम ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन दिलचस्पी बराबर लेते रहे। लेकिन आपने मैंने किस तरह ये से अपनी खिदमात पेश की उर्दू इंस्टीट्यूट के लिए? जहाँ तक हो सका मतलब तकरीबन 30 साल तक मैं उसके मतलब जनरल पहले आप सेक्रेटरी मोहतमिद या थी सेक्रेटरी थे या 30 किस साल ओहदे तक पे? जी, जनरल सेक्रेटरी था। उसका कितने दिनों सारा तक थे आप? देखभाल जी? हाँ, कितने दिनों माफ़ तक कीजिए कितने वर्षों तक आप जनरल सेक्रेटरी रहे? 30 साल तक। जी हाँ। 30 साल तक। जी हाँ, जी हाँ। ओह! बहुत लंबा अरसा है, 3 दिहाइयों का अरसा है। और आपके हाँ, साथ कौन-कौन अहिब्बा मॉरिशस के जो हमारे हैं, वो जुड़े हुए थे? उनके कुछ नहीं तो नाम उसमें सबसे पहले तो मतलब सबसे पहले जो आए थे वो साबिर गुदर साहब थे। जी, क्लास में जब सबसे पहले वही आए थे उर्दू इंस्टीट्यूट में। जी। ये कहने के लिए कि वो उर्दू सीखना चाहते हैं। हालाँकि उर्दू पढ़ाते थे प्राइमरी हाँ, स्कूल में, लेकिन वो हाँ। सीखने का शौक था उनके अंदर। जी, जी। फिर इसके अलावा हनीफ कनाई साहब थे, फिर आगे चल के रफ्ता-रफ्ता फारूक रजल, निरवा और ये सब लोग शामिल हुँ, हो हुँ। गए थे उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। वाह! तालिब इल्म और की हैसियत से लेकिन हाँ, जो-जो इस वक़्त गए अंजुमन के साथ आप लोगों ने बड़े प्रोग्राम कराए, बहुत अहम प्रोग्राम कराए हैं। मेरा ख़्याल है कि ये एक तस्वीर ज़रा देखें कि इस तस्वीर में कौन-सा प्रोग्राम है जो द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट यौम फ़ैज़। अब ये देखिए हम उर्दू वालों के लिए कितने फ़ख्र की बात है कि ये उर्दू का बैनर और उस अफ़्रीकी जज़ीरे में इन अहिब्बा की कोशिश से एक इदारा बनता है और उर्दू में जो ये तहरीर है, मेरा ख़्याल है ये हाथ से लिखी हुई तहरीर है हाथ से और लिखी ये हुई है। जी, पत्थर जी, लग करके क्या जी। इस तरह के प्रोग्राम इससे पहले भी हुए थे, उर्दू इंस्टीट्यूट के क़याम से पहले? नहीं, नहीं ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए थे जो इस पैमाने पर हाँ, पैमाने पर नहीं हुए क्योंकि हाँ, मेरी एक तहरीक यही थी कि हाँ, उर्दू अदब को फ़रोग़ दें, हाँ, पढ़ाने के एतबार से भी और इस तरह के मतलब प्रोग्राम करने से भी, अदबी प्रोग्राम करने से भी। तो इसी सिलसिले में यौम फ़ैज़ हम लोगों ने मनाया। इस तरह से मतलब काफ़ी प्रोग्राम हम हर तकरीबन
हर 2-3 महीने में क्या करते थे, इकबाल, गालिब और इस तरह से प्रोग्राम करते रहे हैं हम। अच्छा, देखिए इसका अब मैं ज़रा सवाल का रुख उधर मोड़ना चाहता हूँ जी, कि चूँकि आप उर्दू के उस्ताद रहे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में आप सदर जी। शोबा भी रहे और वो एजुकेशन ऑफिसर भी रहे। ज़रा उस सफ़र के हवाले से बताइए कि आपकी तकर्रुरी बहैसियत उर्दू उस्ताद के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में कब हुई, कैसे हुई? और नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जहाँ एमए तक की तालीम का नज़्म है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी तक की तालीम का नज़्म हो पाए और वहाँ नई नस्ल के बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल असातिज़ा अभी मौजूद हैं और हमें उनसे बहुत तवक्कुआत हैं वाबस्ता कि वो लोग उर्दू के इस तनावर दरख्त को जो वहाँ के इन बुज़ुर्गों ने लगाया है, उसको दूर तक वो पहुँचाएँगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका तकर्रुर बहैसियत उस्ताद के कब हुआ और किस तरह से हुआ और उस वक़्त क्या नज़्म था तालीम? अच्छा मैं सबसे पहले मुझे मेरा तकर्रुर हुँ, एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से हुआ टीचर्स जी, ट्रेनिंग कॉलेज में। जी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वहाँ पर मतलब उर्दू पढ़ाने के लिए हीरा साहब पहले से मतलब तशरीफ़ रखते थे वहाँ पर। फिर जी, जी। और उसके बाद फिर मुझे भी लिया गया वहाँ पर। अच्छा, फिर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कायम हुआ। फिर हीरा साहब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में चले गए वहाँ पर बहैसियत एडवाइज़र के तौर पर हुँ, और मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ही में था। तो यहाँ पर मेरा काम था मतलब हुँ, उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान के साथ-साथ हुँ, हुँ। मतलब तरीक़े तदरीस और साइकोलॉजी और ये सब तमाम चीज़ें पढ़ाना, सब उर्दू ही में ये हुआ करता। ईदन साहब मुझे ये बताइए कि कोई एक पर्सन जी, जो वो उर्दू नहीं समझता है और पहली दफ़ा उर्दू पढ़ना चाहता है, तो जी। किस मॉरिशस के बाशिंदे के लिए उर्दू पढ़ना कितना दुश्वार है और क्या दुश्वारियाँ आती हैं? उन दुश्वारियों को आप तलफ़्फ़ुज़ात के एतबार से हो, मुहावरात के एतबार से हो, ज़रबुल अमसाल के एतबार से हो, कैसे दूर करते हाँ, तो इसके लिए हमारे ज़हन हम मतलब हम लोगों ने जब मैं एमजीआई जब गया, उर्दू जी, इंस्टीट्यूट में तो मतलब काम हो ही रहा था, लेकिन जी, मुनज़्ज़म तौर पर हुँ, एमजीआई में एक एज़ एन इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने हुँ, एडल्ट बिगिनर्स कोर्स शुरू किया जी, और इसमें इस उन लोगों के लिए किया, जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते हैं। तो अच्छा, शुरू-शुरू में हम लोगों ने ओरल हुँ, से काम ओरल काम शुरू किया। ओरल के ज़बानी बाद तौर पर हुँ, रीडिंग की तरफ हुँ, हुँ, जी हाँ। हुँ, 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 ज़ुबानी और फिर उसके बाद हम हुँ, तहरीरी तो नहीं थी मतलब पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाते थे और जी, रफ़्ता-रफ़्ता ये काम चलता रहा हुँ, और मतलब हम बहुत तेज़ रफ़्तार से नहीं जाते थे, बस हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता। जी हाँ, बिल्कुल। तो कितने दिनों में कोई एक मॉरिशन उर्दू को सीख लेता है, बोलना शुरू कर देता है, वो जी। और पढ़ना शुरू कर देता है? कितना वक़्त लगता है? अ, मेरे हिसाब से तो 1 साल का जो कोर्स अडल्ट बिगिनर्स का था, हुँ, उसमें काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि हिंदू हज़रात थे, उर्दू हुँ, नहीं आती थी उनको लेकिन फिर भी उन लोगों ने 1 साल के अंदर-अंदर में पढ़ना भी सीख लिया और मतलब बोलना तो ख़ैर अच्छा बोल ही मैं रहे थे। हाँ, जी, जी जी, हाँ, जी। जी, अच्छा चूँकि ज़बान चूँकि पूरी एक तहज़ीब होती है, तो जी, जी, उर्दू ज़बान की पूरी तहज़ीब बर्रसग़ीर की तहज़ीब है और जी, यहाँ जी। से जाने वाले चूँकि ज़्यादातर हिंदुस्तानी थे, तो उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले उनको कितना तहज़ीबों के दरमियान फ़र्क नज़र आता है या नॉवेल जब पढ़ते होंगे, अदब पारा पढ़ते होंगे, तो यहाँ की तहज़ीब के बारे में जानने में कितनी दुश्वारी होती है और उन दुश्वारियों को कैसे वो दूर करते हैं? हाँ, तहज़ीब के बारे में तो मैं यूँ कहूँगा कि मतलब हुँ, सवाल जो है काफ़ी जी। मतलब नहीं, नहीं दिलचस्प है जी, और जी। अपने तजुर्बे के एतबार से मुझे जाना जाना पड़ेगा इसमें। जी, मिसाल ज़ाहिर के है, तौर ज़ाहिर पर जब हम तौबतुन-नसूह पढ़ाते थे लोगों ब ब तालिब जी, इल्मों को, तो जी, फिर ये तहज़ीब बताना पड़ता था उनको हाँ, कि भई नुसूह के साथ क्या था, क्यों था, इस तरह हाँ, से और फिर जो दूसरे किरदार हैं। हाँ, फिर इसका जो आप क्लाइमैक्स जो समझ लीजिएगा कि जी, बीए के क्लास में मैंने बस्ती हुँ, इंतज़ार हुसैन के का नॉवल बस्ती उसको हाँ, ले लिया नहीं, जी, बस्ती नहीं बल्कि हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा इस बस्ती ही तरह है। जी, अच्छा, हुँ, उनका नॉवल बीए हुँ, के क्लास में मैंने किया। हाँ, फिर यहाँ पर 2 तहज़ीबों की बात आती है। अच्छा, एक तो वो तहज़ीब जो कि पाकिस्तान का है और फिर
दूसरा जो मसला होता है वो मतलब बांग्लादेश की लड़ाई का, और इस तरह से हाँ, वो एक अलग तहजीबी तनाजुर में एक लिखा अलग हुआ हाँ, है। तो इन सब चीज़ों को मुझे लेकर मतलब जाना पड़ा। और फिर मुश्किल मेरे ख्याल से इसलिए नहीं होती होगी क्योंकि जो मुस्लिम घराने हैं, चूंकि देखिए नाजरीन को मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ कि मॉरिशस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ मजहब की बुनियाद पे जबान की तालीम दी जाती है। मॉरिशस में मुकीम जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी मजहबी जबान उर्दू समझते हैं, इसलिए सारे मुसलमान उर्दू बहैसियत दूसरी जबान के तौर पर उसको इख्तियार करते हैं और पढ़ते हैं। क्या यही बात है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि मजहब के तनाजुर में जबान को देखा जा रहा है, यानी जबान को पढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब जी, ये है कि वहाँ की जो जिंदगी है, खान की जिंदगी, माशरती जिंदगी, उसमें बहुत कुछ बर सगीर की तहजीब होगी, इसलिए मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा दुश्वारी नहीं आई होगी। क्योंकि आपके पास सवालात बहुत हैं आपके लिए, एक दो जल्दी जल्दी सवालात करता चलूँ। उर्दू स्पीकिंग यूनियन के हवाले से बात करनी है, वहाँ से आप लोगों ने एक रिसाला जारी किया, उस रिसाले का नाम क्या था जो उर्दू स्पीकिंग यूनियन के जरिए आपने जारी किया? वो रिसाला खैर उर्दू स्पीकिंग यूनियन एक मतलब वो तो सरकारी इदारा, नीम सरकारी इदारा हो गया है वैसे। जी, जी, जी। उस रिसा हाँ, खैर वो अखबार के तौर पर जुस्तजू निकालते थे, फिर जुस्तजू अब के नाम मगर से भी कोई रिसाला निकला? जस्तजू तो हम लोगों ने निकाला था। असल में हम लोगों ने एक अंजुमन कायम किया था, और जी, फिर जी। उसके बाद हम लोगों ने मतलब ये था कि हाँ, मैं चाहता था कि लोगों को लिखने का शौक, लोगों में लिखने का शौक पैदा हो। जी, जी। और इस अंजुमन के ज़रिए हम लोग ये करते थे कि महीने में 1 बार मिलते थे शनिचर को, और उसके बाद हम ये करते थे कि जो लोग भी लिखना जो भी कुछ लिख कर लाएँ, और एक एक नशिस्त में उसको पढ़ेंगे हम लोग। 3 या 4 चीज़ें पढ़ते थे। और लेकिन इससे पहले मैं उन लोगों से ये कहता था कि सिर्फ़ लिखना ही नहीं है बल्कि पढ़ कर भी आना चाहिए। तो जो बहुत रिसाले हमें मिलते थे ख़ास तौर से आजकल, तो उसमें से हम लोग एक अफ़साना या कोई एक ग़ज़ल ले लेते थे। उस पर पढ़ कर आते थे लोग, फिर हम तफ़सील से बहस बहस मुबाहिसा हुआ करता था, और फिर जो लोग वो जो कुछ लिख कर लाते थे, तो उस पर हम लोग बहस करते थे। जो अच्छा था बताते थे, और जो ठीक नहीं ये था हम बहुत 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 उसको अहम कोशिश थी, इससे तख्लीकी सिलसिले का भी आगाज़ हुआ। हम आगाज़ हुआ। जी, आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उर्दू अदब की तदरीस के लिए, अदब की तरोीज के लिए आप लोगों ने बहुत अहम काम किए हैं, जो हरूफ-ए-ज़र्री से लिखा जाना चाहिए। नाज़रीन, आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि अब मॉरिशस में उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत है, उर्दू तलबा व तालिबात की तादाद बहुत है, और तकरीबन स्कूल के असातिज़ा की तादाद 100 से ऊपर है, या ज़्यादा है इससे? एक ज़माने में तो साढ़े साढ़े 400 तक हो गए थे, लेकिन साढ़े रफ़्ता-रफ़्ता 400। चूँकि मतलब वो कम होता गया, उसकी वजह ये है कि भई अरबी भी आ गई है, तो बाज़ अच्छा, मुसलमान और अरबी की ये तरफ चले गए। जी हाँ, ओह! बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। नाज़रीन एक बात और बताता चलूँ, एक सवाल आया था मोहसिन खां साहब की तरफ से कि मॉरिशस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की किताबों की रिसाई कैसे होती है, मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? तो इसका जवाब तो ईदन साहब देंगे, लेकिन मैंने जो कुछ देखा कि वह बहुत मुश्किल है वहाँ लोगों तक किताबें पहुँचना। तो मेरी गुफ्तगू जो अदीब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, उनसे ये गुज़ारिश है कि आप अपनी तसनीफ़ात को, उर्दू की तसनीफ़ात को या तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को भेजें या उर्दू स्पीकिंग यूनियन की लाइब्रेरी को भेजें। चूँकि वहाँ किताबें बहुत कम है लोगों के पास, तो वहाँ के असातिज़ा, तलबा और उर्दू के शायकीन इससे फ़ायदा उठाएँगे। अब मैं जी। नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ईदन साहब ने तकरीबन 7-8 किताबें लिखी हैं। उनमें से उनकी एक किताब है ज़िंदा गज़ट, ये एक बाबी ड्रामा है, और ड्रामे का भी मुस्तकिल एक सिलसिला है मॉरिशस में, और ड्रामा फेस्टिवल होता है। रशीद मिर्वा साहब, फारूक रजब साहब और कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनसे भी कभी गुफ्तगू होगी। उर्दू स्टडीज़ इन मॉरिशस अंग्रेज़ी मज़ामीन का मजमूआ है। मीर तकी मीर की 10 ग़ज़लों का आपने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। मॉरिशस का पहला उर्दू नावल अपनी ज़मीन के नाम से ईदन साहब ने लिखा है, और इनका पहला अफ़सानी मजमूआ छोटा बंगला नहीं बल्कि एक, ये इनका अफ़सानी मजमूआ है। और अलीगढ़ पर जो इन्होंने नावल लिखा है, ये मेरा चमन है मेरा चमन, और माई लैंड इसी का अंग्रेज़ी तर्जुमा शाया हुआ है। और अब जो किताब शाया हो रही है, वो एक जुनून, एक तहरीक के नाम से किताब शाया हो रही है।
अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अपनी तहरीरों के हवाले से आप नावल की तरफ, नावल भी लिखे, ड्रामा भी लिखा, अफसाना भी लिखा, मज़ामीन तो खैर लिखते ही रहे हैं और अब आपकी ये सरगुज़श्त भी आ गई है, तो आपको कैसे ख्याल आया कि अलीगढ़ पर नावल लिखें? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से सब अलीगढ़ वाले जो होते हैं, वो अलीगढ़ अलीगढ़ एक उनकी मजबूरी होती होगी, उनकी ज़िंदगी में कमज़ोर सोच रच हो बसी जाती है, हैं? जी, अलीगढ़ की तो मोहब्बत कभी जी, दिलों जी, से अलीगढ़ जाती की मोहब्बत है, बस उसी की वजह से हाँ। मतलब बहुत दिनों से ये ख़्याल था, फिर मैंने सोचा कि भई लिख डालें तो ये अच्छा ही बताइए रहेगा। आपके पुरानी अलावा याद भी ताज़ा हो जी, जाएगी मेरी। जी। जी, और वो नावल जो ये मेरी ज़मीन जो आपने लिखी है अपनी मॉरिशस की तारीख़ के हवाले से, अपनी जी, ज़मीन, जी, ये बहुत ही अपनी अहम किताब है। मैं नाज़रीन से चाहूँगा कि आप इस नावल को पढ़ें, अगर मॉरिशस को समझना है और उसके बाद उस किताब को पढ़ें जो अभी इनकी किताब आ रही है, तो पूरे मॉरिशस की तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, माशरती तमाम हवाले आपको वहाँ मिल जाएँगे और तारीख़ भी आपको मिल जाएगी। अब मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि मॉरिशस में आपके बाद और कुछ लोगों ने नावल, अफ़साने, किताबें लिखी या नहीं लिखी? नहीं, वो तो पूरी एक नस्ल आ गई ना जो मतलब नॉवेल तो मेरे ख़्याल से अभी तक तो मतलब नहीं है, लेकिन हुँ, अफ़साने लिखने के अफ़साने लिखे गए हैं। हुँ, फ़ारूक रजल साहब है, अनीफ कनाई साहब है, खुद अ अ, साबिर जी। साहब हैं, साबिर गुजर साहब हैं। हुँ, ये लोग नॉवेल लिखते रहे हैं, नॉवेल नहीं अफ़साने लिखते रहे हैं, अफ़साना शायरी भी करते रहे हैं। शायरी में कौन-कौन लोग हैं अभी? वहाँ जो शायर शायरी में मतलब हाँ, शायरी में तो कासिम हीरा साहब बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा, उनका एक मतलब वो छप चुका है जी, एंथोलॉजी और जी, इसके अलावा हुँ, साबिर साहब भी मतलब लिखते हैं, ताहिर दुमन साहब लिख खैर बेचारे हुँ, मरहूम हो गए हैं, वो भी हैं हुँ, और फिर इसके अलावा ये है कि मतलब और लोग कोशिश कर रहे हैं, फारूक रजल साहब भी अभी कल ही मिले थे तो बता रहे थे कि अब वो शायरी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो इस तरह से खुशी होती है कि लोग लिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हुँ। नाज़रीन ये ईदन साहब की कुछ किताबों की तस्वीर हैं, जो आप देख रहे हैं ये अपनी ज़मीन का तर्जुमा है माई लैंड के नाम से और इसी तरह से जो इनकी किताबें लिखी हैं, मैं कोशिश करूँगा वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के वेबसाइट पे इन किताबों को क़ारीन के लिए क़ारीन तक पहुँचा सकूँ। मैं रियाज़ गोकुल साहब, नशीर मुजतबा साहब, फ़ारूक रजल साहब और खुद नई नस्ल के असातिज़ा में आसिफ साहब हैं, रहमत अली साहब हैं और नाज़िया बेगम जाफ़ू हैं और ये नई नस्ल के लोग हैं, ये लोग भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। मैं चाहता हूँ कि उर्दू के उस दरख्त को जिसे आपने लगाया था, अब वो तनावर दरख्त बन जाए और इतना उर्दू फैल फूल जाए पूरे मॉरिशस में और इतनी आमद व रफ्त हो उर्दू वालों का एक दूसरे से कि वो छोटा जज़ीरा जो उर्दू का बड़ा जज़ीरा बन जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और आखिर में हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपने इतनी खिदमात अंजाम दी, आपको कोई पज़ीराई मिली, नहीं मिली या आप बिल्कुल गोशानशीं तबीयत के मालिक हैं? नहीं, नहीं, मैं तो मतलब अगर मैंने जो कुछ किया है, वो तो अपने मतलब इस लिहाज़ से किया है कि भई हमारे आबा व अजदाद जब आए थे, हुँ, तो उनकी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए किया है। बहुत हालाँकि अच्छी उन बात, लोगों की बहुत हालाँकि उन लोगों की तहज़ीब बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन उस तहज़ीब मिसाल के तौर पर मैं एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। हुँ, मेरे दादा मरहूम वो जी, उनकी ख़्वाहिश थी कि जी, उनके ख़ानदान वालों से जाकर मैं मिलूँ। जी, लेकिन मैंने जब पूछा कि भई कहाँ के हैं? कहा कि मुझे नहीं मालूम कहाँ के रहने वाले हैं वो। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाइए उनको मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान कितना कितना बड़ा मुल्क है। हाँ, और फिर मैंने सोचा कि भई अब हुँ, अगर उनकी फ़र्ज़ कर लीजिएगा अगर हुँ, उनका उनका पता मालूम होता मैं जाकर मिलता उन लोगों से। फिर मैंने अच्छा, आखिर में सोचा कि नहीं, हुँ, मैं दादा को मतलब बताने की कोशिश करूँ कि जी, मैं उनकी तहज़ीब को सीखने गया और उनकी तहज़ीब को लेकर आया हूँ यहाँ पर। बहुत तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और ये मेरा एक मकसद रहा। और जी हाँ, ये बिल्कुल। बहुत खुशाइंद बात है कि आपके साथ पूरा एक काफ़िला मौजूद है। अब नाज़रीन को मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और ये देखिए कि ये उर्दू का काफ़िला है। आप ये मॉरिशस में पहली सफ में जो खड़े लोग हैं, ये सब के सब वो लोग हैं जो
वहाँ उर्दू अदब की तदरीस तरवीज, उर्दू ज़बान की तदरीस और तरवीज के बुनियाद गुजारों में से हैं। सफ़े अव्वल में जितने खड़े अहबाब हैं, ये तस्वीर मॉरिशस में आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके से ली गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के सफ़ीर भी नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर भी पहली सफ में नज़र आ रहे हैं और नायब साबिक सदर जमहूरिया मॉरिशस भी नज़र आ रहे हैं। और पहली सफ में मेरे ख्याल से रशीद मिर्वा साहब, फारूक हसनू साहब और बताएं, नाम बताएं कौन लोग हैं? रशीद निर्मल साहब है, उनके बाद रियाज गोकुल साहब है, फारूक हसन साहब हैं, फारूक बोचा साहब हैं, और फिर साबिर गुजर साहब हैं, और मेरे ख्याल से जाहिर है कि इसमें कुछ इस तस्वीर में सब के सब लोग नहीं हैं, लेकिन जितने ये लोग जो आप देख रहे हैं साहब हैं और बोचा साहब हैं और सईद मियाँ जान साहब हैं। माशाल्लाह। ये देखिए नाजरीन, ये बहुत कीमती तस्वीर इसलिए है कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने मॉरिशस में उर्दू तहजीब, उर्दू ज़बान, उर्दू अदब के फ़रोग़ में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। मैं ईरन साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप ने ज़ाहिर है कि जो इख्तिसार में गुफ्तगू हो सकती थी, बहरी जहाज़ के सफ़र से लेके अलीगढ़ तक का सफ़र और वापसी के बाद वहाँ जो आप लोगों की कोशिशें हैं, वो ज़ाहिर है उर्दू अदब की तारीख़ में ज़िंदा रहेंगी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में अगर आप उर्दू वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो आप भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भाई उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं बल्कि एक तहज़ीब है, और हर उर्दू पढ़ने वाले को इस तहज़ीब से वाबस्ता रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि भई आप लोग भी उर्दू पढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, और चाहे मैं इसके मुस्तहिक़ हूँ या नहीं। आपने जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। और एक मोहसिन खान साहब लिख रहे हैं कि वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन को इन उर्दू के खादिमों को अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। ज़रूर मोहसिन साहब, हम करेंगे और दूसरी अंजुमनों को भी आमादा करेंगे, बड़े सरकारी इदारों को भी और दूसरी तंजीमों को भी, कि इनकी पज़ीराई ज़रूर होनी चाहिए। नई नस्ल की भी पज़ीराई होनी चाहिए और ये पुरानी नस्ल की पज़ीराई होनी चाहिए। आज नाज़रीन, हम मॉरिशस में मुक़ीम उर्दू के मोहसिन जनाब इनायत हुसैन ईदीन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और गैर मुल्की अदीब से हम मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ईदन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बस जी, ये कि आपने एक मोहसिन कह दिया, मेरे ख्याल से उर्दू मतलब मोहसिन तो खैर ठीक है, चलिए ये आपकी मोहब्बत है इसमें, लेकिन मैं तो उर्दू के एहसान मतलब खुद मतलब मानता हूँ। ये आपकी इंकिसारी है, लेकिन वाक़ई आपने बड़ा काम किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अहले मॉरिशस, अहले उर्दू को सलामत रखे। खुदा बस हाफ़िज़। हमें दुआ की ज़रूरत है जी। अच्छा, खुदा। बस हो गया ना? हो गया।